तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसको थोड़ी सा बता देते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कल, उसके बाद हमने एजम्पशंस पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेस पढ़ा था। उसके बाद हमने स्ट्रेन को पढ़ा था। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ टॉपिक था वो क्या था? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। डिफरेंट टाइप के कर्व देते थे हमने, ठीक है। तो थोड़ी सा रिवीजन कर लेते हैं हम स्ट्रेस को और स्ट्रेन को, बाकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं ना। उसके बाद हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। बताते जाओ ना जो कल पढ़े थे। एक साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रेस और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस हमने देखी थी, दो तरीके की स्ट्रेस होती है। कौन कौन सी? नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को हम किससे शो करते हैं? सिग्मा से। और फॉर्मूला क्या था? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। और यदि हम टाउ की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या चेंज होता है? चेंज नहीं होता, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, है ना। स्ट्रेन की यदि बात करें तो स्ट्रेन कितने टाइप की थी? स्ट्रेन भी दो टाइप की थी। एक थी क्या? नॉर्मल स्ट्रेन, जिसको हम किससे शो कर रहे थे? एप्सिलॉन से। क्या था इसका फॉर्मूला? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एक और कौन सी स्ट्रेन थी हमारी? शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था हमारा? π/2 माइनस 90 की अल्फा, π/2 माइनस अल्फा, है ना। यही था ना शियर स्ट्रेन का। कल ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ पढ़ा था ना ये, हाँ ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ये वाली चीज अपन ने नहीं पढ़ी थी। ये यहाँ से यहाँ तक यदि अपन जाते हैं स्ट्रेन शियर स्ट्रेन, यहाँ से हमने ये लगाया तो ये हमारा क्या था? इसको हमने क्या माना हुआ है? ये हमारी स्ट्रेन बताती शियर स्ट्रेन। ये एंगल हमारा क्या था? अल्फा था। तो यदि आपको ये निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। 90 को मैंने क्या लिखा? π/2 लिखा हुआ है ना, ठीक। तो ये दो तरीके की स्ट्रेन यहाँ पर देखी, दो तरीके की स्ट्रेन यहाँ पर देखी। उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेस टेंसर, है ना। तो स्ट्रेस टेंसर में सिर्फ हमको मैट्रिक्स बनानी है 3D में, स्ट्रेस टेंसर। और यहाँ पर हम देख लेंगे स्ट्रेन टेंसर। 3D में बनाएंगे तो 2D में अपने आप से बन जाएगी, ठीक है। कितने स्ट्रेस एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स बनाने के लिए? 9। यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा x। x से क्या होता है? x प्लेन होता है, ये y प्लेन होता है, ये z प्लेन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिग्मा y y। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा z z, ठीक है। यदि यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस आएगी सब जगह। अब ये प्लेन हमारा क्या है? x, डायरेक्शन y, x z, ये y ये y। अब डायरेक्शन और लिख दो इसको तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? y x, सॉरी ये हो जाएगी x, हो जाएगी y, हो जाएगी z। ये क्या हो जाएगी? ये z है, ये भी z है। डायरेक्शन लिखेंगे तो x y और z। ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो स्ट्रेन पर, स्ट्रेन लिख सकते हैं हम स्ट्रेन टेंसर में। नॉर्मल स्ट्रेन, उसके बाद क्या जाएगी? शियर स्ट्रेन। अब यदि ये x है तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा, ये z हो जाएगा। इस पर डायरेक्शन और लिख देते हैं हम। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। ये हो जाएगा x, ये हो गया y, ये हो गया z। ये हो गया आपका x, ये हो गया y और ये हो गया आपका z, है ना। अब यदि हम बात करते हैं इस पे, हमने और क्या बताया था? इस पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, इसके लिए मैंने बता दिया था इसके सिमेट्रिकल हो गए डायगोनल के, तो उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ये चीज क्या थी हमारी? कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ऐसे यदि यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से हो जाएंगे? ये दोनों और ये दोनों। कौन सी थ्योरम से? मोमेंट इक्विलिब्रियम थ्योरम से। ऐसे 2D के लिए भी बना सकते हैं हम, है ना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने बेसिकली निकाला क्या था? स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन, है ना। जिस प्लेन पे आपकी क्या लगी होगी? सिग्मा x और सिग्मा y जो आपकी लगी रहती है, टाउ x y होता है आपका। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेस एलिमेंट है, मान लो आपका
इस तरीके से सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई, और ये आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रेस है ना। तो इस पर किसी भी प्लेन पे आपको यदि नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है और शियर स्ट्रेस निकालनी है तो हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। इसके लिए जो हमारे फॉर्मूले निकल के आए थे, सिग्मा का फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 आगे cos 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस tau xy sin 2 थीटा sin 2 थीटा। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम शेयर की बात करते हैं तो शेयर के लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। अभी मैं याद कराने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आगे मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पर क्या था, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 sin 2 थीटा प्लस tau xy cos 2 थीटा। ठीक है। तो कल जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था ये याद कराने के लिए बताया था, इसको यहाँ से हटा देना। ठीक है, ये वाला पोर्शन इसको हटा देना तो आपका एक इसका फॉर्मूला मिल जाएगा आपको शेयर स्ट्रेस का। ठीक। ऐसे यदि हम स्ट्रेन के लिए लिखना चाहें तो स्ट्रेन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेम ऐसे ex प्लस ey डिवाइड बाय 2 प्लस ex माइनस ey बाय 2 cos 2 थीटा प्लस क्या जाएगा यहाँ पे गामा xy बाय 2 sin 2 थीटा। ऐसे यदि स्ट्रेन के लिए लिखना चाहो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, फिर से जैसे आपको याद नहीं हो तो मान लो तो इसी से याद कर लो आप, एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 2 थीटा प्लस xy डिवाइड बाय 2 cos 2 थीटा। अब इस वाले पोर्शन को क्या कर देना, हटा देना। ठीक है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, शियर स्ट्रेस। और अब इससे आप किसी भी प्लेन पे क्या निकाल सकते हो, नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल शियर स्ट्रेस। ठीक है। और यदि हम बात करते हैं, यदि आप निकालना चाहते हो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी प्लेन पे। ठीक है। अब यदि आपको निकालना है कि कौन सा प्लेन होगा जिसपे की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको मैक्सिमम मिलेगी, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, थीटा, है ना। तो आप क्या कर लोगे, इस वाली इक्वेशन को d थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो थीटा का फार्मूला आएगा, थीटा का फार्मूला क्या निकल के आता है आपका, इस तरह थीटा का फार्मूला बताओ, tan 2 थीटा p इक्वल टू 2 tau xy डिवाइड बाय सिग्मा x माइनस सिग्मा y। ऐसे इसके लिए निकालना चाहे यदि हम फार्मूला तो क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा p इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 इनटू डिवाइड बाय 2 आएगा ये, है ना, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये, सिग्मा एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन y। तो इससे ये कैंसिल, तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, इसके बाद हमने क्या निकाला था, इस प्लेन पे हम निकालेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला क्या निकल के जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस या प्रिंसिपल प्लेन कैसा प्लेन होता है जिसका शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है। तो सिग्मा वन का फार्मूला क्या निकल के आएगा आपका, सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस यहाँ पे कर देता हूँ तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों। ठीक है। अंडर रूट क्या हो जाएगा, सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस tau xy का स्क्वायर। ऐसे यदि स्ट्रेन के लिए फार्मूला लिखना चाहें तो स्ट्रेन के लिए भी फार्मूला निकाल सकते हैं हम। क्या हो जाएगा आपके पास, ex प्लस ey डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन y डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस गामा xy बाय 2 का। ठीक है। यहाँ तक की चीज है, फटाक से नोट कर लो। ठीक है। इसके बाद हमने देख लिया क्या नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, अब हम निकाल लेंगे शियर स्ट्रेस के लिए वाला फार्मूला, है ना। तो सबसे पहले उसके लिए भी हमको प्लेन चाहिए होगा। बताओ किस प्लेन पे मिलेगा हमको, जिसका थीटा क्या आएगा हमारा, tan 2 थीटा s। क्या होता है इसका फार्मूला, सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 tau xy।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये प्लेन मिल जाएगा तो इससे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो टाउ मैक्स क्या आ जाएगा? टाउ मैक्स का फॉर्मूला बताओ। सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस टाउ x स्क्वायर, है ना। और ऐसे स्ट्रेन के लिए भी निकाल सकते हो। तो स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या निकल के जाएगा? 2 गुना s एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन y डिवाइड बाय 2 इनटू xy डिवाइड बाय 2। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन x एप्सिलॉन y डिवाइड बाय गामा xy। ठीक है। इसके लिए यदि आपको शियर स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए तो शियर स्ट्रेन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी मिलेगी आपको? अंडर रूट एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन y स्क्वायर प्लस गामा xy का, ये दिख रहा ना? हाँ। ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल गया और ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेन निकल गई। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ ली थी। उसके बाद इसका एक और फार्मूला था। एक और फार्मूला क्या था? किससे निकाल सकते हैं? सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की हेल्प से भी हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। क्या था फार्मूला उसका? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2, है ना। इससे आपने निकाल लिया था टाउ मैक्स। अच्छा, इसके लिए यदि हम बात करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेन निकालना है तो क्या लिखवाया था? E मैक्स माइनस E मिनिमम। ठीक है, इस पे डिवाइड बाय 2 नहीं करना। ठीक, चलो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसको नोट कर लो फटाक से। और इस पे हमने क्वेश्चन भी कर लिया था, है ना। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखना, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में सबसे पहले लिखना इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है ना। इलास्टिसिटी के बारे में पता है कि यदि आपने क्या किया, इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर यदि आप लोड को हटाते हो तो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन आपको नोट नहीं करनी, मैं सिर्फ यहाँ पॉइंट लिख के जाता हूँ। इलास्टिसिटी। सेकेंड पॉइंट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? लोड हटाने के बाद वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाता, प्लास्टिक सेट आपको मिलने लगता। ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहला जाएगी? आपकी प्लास्टिसिटी कहला जाएगी। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं। थर्ड नंबर में क्या आता है आपका? क्रीप। क्रीप क्या होता है? क्रीप क्या होता है? जब आप किसी मटेरियल में डेड लोड लगाते हैं या सस्टेनेबल लोडिंग यदि कहीं पर होती है तो जो आपको परमानेंट या एडिशनल जो डिफॉर्मेशन मिलता है वो क्या कहलाता है? आपका क्रीप कहलाता है। इसमें दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही आपका क्या है? क्रीप है। इसमें एक दो लाइन लिख लो। इट इज अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इट इज अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और एक कहां पर अगर होता है ना? तो अकरिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अकरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट किस कंडीशन में होता है ये? तो ड्यू टू डेड लोड। डेड लोड और कांस्टेंट लोड। ठीक है। कांस्टेंट लोड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है? स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अब ये क्या होता है? स्ट्रेस रिलैक्सेशन। तो क्रीप के कारण आपकी स्ट्रेस धीरे धीरे क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस रिलैक्सेशन बोलते हैं। क्रीप के कारण, क्रीप क्या है? आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दे रहा है और ये कब आता है? बहुत टाइम के बाद, है ना। यदि कहीं पे किसी स्ट्रक्चर में आपका लोड लगा हुआ है खुद के वेट के कारण वो धीरे धीरे क्या हो रही है? धीरे धीरे कैसे? पहले तो क्या इलास्टिक लिमिट तक गई, इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होगी? उस पर बहुत सालों तक लोड लगा हुआ है तो उस पर धीरे धीरे परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? क्रीप बोल रहे हैं। उस कंडीशन में आपकी स्ट्रेसेस वहां पे धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस रिलैक्सेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट फटीग। फटीग क्या होता है? रिपीटेटिव लोडिंग के कारण, साइक्लिक लोडिंग के कारण क्या होने लगता है? आपके स्ट्रक्चर में यील्डिंग आने लगती है, क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है ना। किसके कारण? साइक्लिक लोडिंग के कारण। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? फटीग बोलेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है? एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है?
यील्डिंग के पहले कितना स्ट्रेस है? मतलब यदि किसी स्ट्रक्चर में रिपीटेटिव आप लोड लगा रहे हो, है ना, लगाते जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका स्ट्रक्चर नहीं टूट रहा है एक लिमिट तक, है ना, मतलब वो लिमिट जहां तक आपने कितने भी बार वहां से आप निकालो, कितने भी बार वहां पे आप लोड लगाओ, लेकिन आपका स्ट्रक्चर नहीं टूट रहा है, जिस वैल्यू से थोड़ी से भी ज्यादा में आपका स्ट्रक्चर टूट जाएगा, है ना, तो वो लिमिट जहां पे स्ट्रक्चर नहीं टूट रहा है लेकिन जहां से वो टूटना स्टार्ट होगा, वो लिमिट यहाँ पे क्या है, एंड्योरेंस लिमिट होती है। इसके लिए यदि बात करते हैं माइल्ड स्टील के लिए, एंड्योरेंस लिमिट कितनी होती है फॉर माइल्ड स्टील? अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है कुछ ना कुछ माइल्ड स्टील में, है ना, उसका हाफ क्या कहलाता है हमारा, एंड्योरेंस लिमिट कहलाता है, Fu डिवाइड बाय 2। Fu क्या है आपकी माइल्ड स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 2 क्या होगा आपका माइल्ड स्टील की एंड्योरेंस लिमिट होगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कहलाता है आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी रेजिलियंस। रेजिलियंस की यदि हम बात करते हैं तो रेजिलियंस कैसे मिलेगा आपको, रेजिलियंस कैसे मिलेगा, रेजिलियंस क्या होती है, किसी भी मटेरियल में आपने एक्सटर्नल लोड लगाया, एक्सटर्नल लोड लगाने के कारण वो जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं, है ना। अब यदि इसका फॉर्मूले के टर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिखोगे, क्या बनाओगे आप, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व। अब इलास्टिक लिमिट का यदि हम माइल्ड स्टील को ही ले लेते हैं तो माइल्ड स्टील का कर्व कुछ इस तरीके से होगा, यहां तक इलास्टिक लिमिट तक बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे, है ना, यहां पे हमारा क्या है लोड, यहां पे हमारा क्या है डिफॉर्मेशन, ये है आपका इलास्टिक पॉइंट। अब यदि हम बात करते हैं एरिया या रेजिलियंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एरिया, तो एरिया निकाल सकते हो आप इसका 1/2 p into डेल्टा, है ना, यदि कोई बार है, किसी बार में एक्सियल लोडिंग के कारण कितना रेजिलियंस, कितनी स्ट्रेन एनर्जी आएगी वो कैलकुलेट कर सकते हो यहां से, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू क्या होता है PL/A, ये फार्मूला यहां पर पुट कर दो तो कितना जाएगा 1/2 P into PL डिवाइड बाय A, तो फार्मूला क्या बन जाएगा P²L डिवाइड बाय 2AE, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो हमने रेजिलियंस डिस्कस कर लिया, ये कब बना, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का। यदि हमको निकालना है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, है ना, क्या मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। जब भी कहीं को मॉडुलस निकालना पड़ेगा तो वहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बनेगा, स्ट्रेस किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में, स्ट्रेन किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, ठीक है। अब यदि हम इसको बात करते हैं तो इसका कर्व भी कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पर, है ना। अब इसका एरिया निकालो तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया, एरिया ही क्या देगा आपको, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस देगा, या इसको ऐसे करो, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इक्वल टू इसका एरिया, एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, जितनी स्ट्रेन यहाँ पे आई वो और जितनी स्ट्रेस यहाँ पे होगी वो, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो क्या हो जाएगा ये 1/2, स्ट्रेन की जगह मैं इसका फार्मूला क्या, स्ट्रेन की जगह क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस अपॉन ये लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ, यानी मॉडुलस से क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ से, हुक्स लॉ से लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर स्ट्रेस इनटू डिवाइड बाय E, ये क्या बन जाएगा आपका स्ट्रेस डिवाइड बाय E 2E, है ना, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, रेजिलियंस की भी हम बात करते हैं तो ये इसका फार्मूला ये हो गया, ठीक है, तो ये आपके पास किसका फार्मूला हो गया, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो इसको, दूसरे शब्दों में इसको क्या बोल सकते हो अभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, एक फार्मूला ये बन गया, या दूसरे शब्दों में मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस को क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज इक्वल टू रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, एक फार्मूला ये बन गया, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहां से, यदि हम बात करें रेजिलियंस का, यदि यहां पर एक फार्मूला और लिखना चाहें तो रेजिलियंस इज इक्वल टू क्या होगा, ये घुमा फिरा के पूछता रहता है, रेजिलियंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा MOR इनटू वॉल्यूम, है ना, रेजिलियंस इनटू ये रेजिलियंस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इनटू वॉल्यूम कर सकते हैं अपन, है ना, ठीक है। इतना नोट करो फटाक से। तो हम यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है, फार्मूला इसका ये है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2E इनटू वॉल्यूम लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रेजिलियंस मिल जाएगा, ठीक है। और रेजिलियंस हमारा क्या है, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। अच्छा,
चलो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने क्या बात की थी, विद इन इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, टफनेस। इसको हम मिटा दूं। हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास 8 नंबर पे टफनेस। तो टफनेस कहां तक जाएगा, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व में विद इन, या बोल सकते हो ये कहां तक जाता है आपका, फ्रैक्चर पॉइंट तक। इस पॉइंट तक जो भी आपका एरिया आने वाला है वो सब क्या कहलाएगा, आपका टफनेस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और इसका यदि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाओगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ टफनेस। ठीक, या दूसरे शब्दों में टफनेस क्यों आती है, बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ा होगा, बिल्डिंग मटेरियल वाले पार्ट में टफनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंपैक्ट लोडिंग। हाँ या टफनेस क्यों आता है, ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग, है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना टफनेस के बाद हार्डनेस। तो हार्डनेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैचिंग, है ना। ठीक है, हार्डनेस भी हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, टेनेसिटी। टेनेसिटी क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फेलियर अंडर टेंसाइल लोड, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, आगे लिखना। इसके बाद मैं कुछ कर्व दे रहा हूं, उन कर्व के बारे में आपको बताना है कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, कौन कौन से कर्व मैं बना दे रहा हूं यहाँ पर, उनके नाम आपको बताने हैं। तो मैं ये वाला पॉइंट बता दूं यहाँ से। आपको बताना है ये कर्व किस तरीके का मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, नाम बताना है आपको। चारों के नाम लिख दूं, उसको अरेंज कर लेना फिर। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑप्शन में लिख देता हूँ, आपको हर एक का नाम लिख देता हूँ मैं, A B C D। आपको बताना है कौन सा कर्व किसका है। ठीक है, सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूँ इलास्टोप्लास्टिक। इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास इलास्टोप्लास्टिक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो आइडियल, और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं आइडियल। अब आपको जमाना है ए नंबर पर कौन सा आएगा, बी नंबर पर कौन सा आएगा, सी पे कौन सा होगा, डी पे कौन सा होगा। यदि हम बात करते हैं ए, कौन सा है ए वाला, इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, ये वाला है ना। यहाँ तक ये इलास्टिक है, फिर परमानेंट सेट मिल रहा है, और हार्डनिंग में आपकी स्ट्रेस बढ़ती जाती है, तो स्ट्रेन हार्डनिंग। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका, इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग का। सेकंड की यदि हम बात करते हैं, सेकंड क्या है आपका, इलास्टोप्लास्टिक। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, यहाँ तक इलास्टिक है, फिर आपका कैसा जाएगा, प्लास्टिक। तो इसको मैंने दे दिया बी पॉइंट। नेक्स्ट यदि आप बात करनी है आपको, आइडियल रिजिड कौन सा है और आइडियल फ्लूइड कौन सा है। सर आइडियल रिजिड सी ये आइडियल रिजिड होगा, है ना। ये सी इसको दे देता हूं मैं, और डी इसको दे देता हूं, तो इसको बना लो फटाक से। तो इसमें से किसी प्रकार का कोई भी कर्व आपके एग्जाम पे आ सकता है। नेक्स्ट लिखना, अभी तक हमारे कितने पॉइंट हो गए थे, 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए, 6 पॉइंट तक कंप्लीट हो गया। तो 7th पॉइंट लिखना, हुक्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। हुक्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन 7th पॉइंट है हमारा, हुक्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हुक्स लॉ क्या है ये तो आपको पता है ना। और इसके असम्पशंस में जो हमने सोम के लिए असम्पशंस किए हैं वो हुक्स लॉ में वैलिड होंगे कि मटेरियल आइसोट्रोपिक होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए, है ना, कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफॉर्मेबल होना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हुक्स लॉ बेसिकली होता क्या है,
स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, ये जरूर बोलना है ना, प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाता है, कांस्टेंट ई, और ई को हम क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक फार्मूला और डिफ्लेक्शन का निकाल सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट 1 लिख सकते हो, या इस तरीके से लिख लो, एक लाइन लिख लो इस पर। ये जो रिलेशन है इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप, कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशन, ठीक है। किसी मटेरियल में स्ट्रेस जनरेट होने के कारण स्ट्रेन जनरेट होती है, या स्ट्रेन जनरेट होने के कारण स्ट्रेस जनरेट होती है। स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन आएगी। स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन आएगी। किसी मटेरियल में पहले स्ट्रेन जनरेट होती है तब स्ट्रेस आती है, ठीक है। सर तो स्ट्रेस तो पहले स्ट्रेन जो है आपको दिखती है ना, स्ट्रेन हमारी फंडामेंटल यूनिट हो गई, और हाँ। स्ट्रेस जो है वो हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव। हाँ मतलब बोल सकते हैं वो हमारी कैसे उसको डिटरमाइन किया जा सकता है। जब आपको स्ट्रेन मिलेगी तब उसकी सहायता से आप स्ट्रेन निकालते हो, है ना। एक पॉइंट लिखना है यहाँ पर, स्ट्रेन इज द फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ मटेरियल। किसी मटेरियल की फंडामेंटल जो बिहेवियर है वो कौन शो करता है, हमारा स्ट्रेन शो करता है। वेयर एज स्ट्रेस इज द डिराइव्ड कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस इज अ डिराइव्ड कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक स्ट्रेन नहीं आएगी डिराइव कैसे करोगे स्ट्रेस को, है ना। अब लिखना, ये तो हो गया आपका हुक्स लॉ के बारे में। इस पे पहला पॉइंट बना के लिखना, एक पॉइंट बना के लिखना, एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। सबसे पहले लिखना डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल लोडिंग। एक्सियल लोडिंग के कारण कितना डिफॉर्मेशन आएगा, इस पर पहला पॉइंट बना के, अंडर डिफॉर्मेशन अंडर एक्सियल लोडिंग। अब मैं डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख रहा हूं, आप डिराइव खुद ही कर सकते हो। क्या होता है डेल्टा, एक्सियल लोडिंग का मतलब ये है, ये आपका एक बार है, इस पे आपने एक्सियल लोड लगा दिया कुछ इस तरीके से P, इसके कारण इस पे कितना डिफॉर्मेशन आएगा, है ना। तो कितना आएगा, डेल्टा इक्वल टू PL अपॉन AE, ठीक है, ये याद होना चाहिए। सेकंड पॉइंट लिखना, डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्टेप्ड बार, डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्टेप्ड बार व्हेन एक्सियल लोडिंग। अब यदि आपने स्टेप्ड बार ले लिया कुछ इस तरीके से, इस पे आपने लगा दिया लोड P, इस पॉइंट को नाम दे दो A B C D। यहाँ पर लोड लगा हुआ है आपका PD, ठीक है, इस पे भी यहाँ पर लोड लगा हुआ है आपका PC, और इस पे यहाँ पर लोड लगा हुआ है PD। अब आपको बताना है इस पे इसके टोटल बार में कितना डिफॉर्मेशन आएगा, निकाल सकते हो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इसको सॉल्व करो। तो डायरेक्ट क्या कर लोगे आप, हर एक सेक्शन में तोड़ सकते हो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के। हर एक सेक्शन पे देखोगे, पहले वाले में मान लो इसको एक सेक्शन 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। तो पहले वाले में मान लो इस पर डिफ्लेक्शन 1 आया, इस पर डिफ्लेक्शन 2 आया, इस पर डिफ्लेक्शन 3 आया। सब इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है ना। तो अब क्या कर दोगे, टोटल डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या आएगा, पहले वाले में डिफ्लेक्शन निकालो, सेकंड वाले में डिफ्लेक्शन निकालो, और थर्ड वाले में, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा टोटल डिफ्लेक्शन स्टेप्ड बार का, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते मिल जाएगा, है ना, बना के दिखा दूं मैं। सबसे पहले यदि मैंने इस वाले बार को उठाया तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगा, PD नीचे की साइड लग रहा है, इस डायरेक्शन पे भी आपका PD लग जाएगा, ठीक है। इसके कारण आप डेल्टा निकाल सकते हो आराम से PL/A से, ठीक है। ये डेल्टा वाला मिला आपको। नेक्स्ट यदि आप बनाते हो सेकंड वाले डायग्राम को, तो सेकंड वाले डायग्राम में क्या हो जाएगा आपका, नीचे की साइड कौन सा लोड लग रहा है आपका, PC लोड ये लग रहा है, और साथ में ये वाला भी जाएगा अपोजिट में, क्या हो जाएगा, प्लस PD, है ना। इसके जस्ट अपोजिट में भी यहाँ क्या जाएगा, PC प्लस PD, ठीक है। डेल्टा 2 इसको क्या जाएगा आपका PL/AE। अब जो लोड है आपका PC प्लस PD ये पुट करोगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट पे। अब इस वाले पॉइंट में देखना अच्छे से, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, थर्ड वाले पॉइंट पे यदि आप देखोगे तो थर्ड वाले पॉइंट में आपका क्या आ जाएगा, इस वाले पॉइंट में आप देखो यहाँ पर तो आपका क्या लग रहा है, जितना यहाँ पर लग रहा था PC प्लस
PD, ये तो लगेगा ही लगेगा। अब ये लोड लग रहा है आपका ऊपर के साइड, सपोज दैट ये मान के चलो PC प्लस PD जो आपका लग रहा है वो ग्रेटर है किससे, PB से। तो अब ये जाएगा किस साइड, ऊपर के साइड, तो इस पे क्या लगा दोगे माइनस PB, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका PC प्लस PD माइनस PB, और इसके कारण निकालोगे डेल्टा 3। ठीक है, इन सबको सम कर दोगे तो टोटल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा स्टेप के बाद का। ठीक है, क्वेश्चन करने के इसके नहीं करने हैं। ठीक है, केस 3 या थर्ड पॉइंट लिखना, केस 3 या पॉइंट 3। अपन किसका डिफ्लेक्शन देखेंगे, प्रिज्मेटिक वायर में, किसके कारण, सेल्फ वेट के कारण। ठीक है, तो लिखना डिफॉर्मेशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक वायर ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट। एक तो आप देख रहे हो प्रिज्मेटिक वायर पे, और आप देख रहे हो कॉनिकल वायर पे। ठीक है, अच्छा प्रिज्मेटिक वायर में यदि हम बात करते हो डिफ्लेक्शन कितना आता है सेल्फ वेट के कारण। अब इसका डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा, आपको सीधे याद होना चाहिए, है ना। और इसका 1/3 होता है आपका कॉनिकल वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 लैम्डा स्क्वायर L डिवाइड बाय 2b। यहाँ पे ये क्या है, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। ठीक है, और यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, ρ इनटू g। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, अच्छा इसको W के फॉर्म में भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम पे वेट के टर्म में। तो फॉर्मूला क्या होता है रिफ्लेक्शन का, W डिवाइड बाय WL डिवाइड बाय 2AE, ये भी फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। ऐसे यदि इसका कर दोगे तो क्या कितना निकल के आ जाएगा, ये WL डिवाइड बाय 6AE कॉनिकल बार में। तो मैंने दोनों यहीं पे करा दिए, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूले के टर्म में आ जाए आप निकाल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट केस लिखना, केस नंबर 4। इस पे लिखना डिफॉर्मेशन ऑफ टेपर्ड बार ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। ठीक है, टेपर्ड बार मतलब कुछ इस तरीके से जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द सेम ना हो। ये D1 है इसका डाया, ये D2 है इसका डाया, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, L है। तो इस टाइप में इस पे क्या आ जाएगा डिफॉर्मेशन, बता सकते हो क्या, 4PL डिवाइड बाय D1 D2 E। ठीक है, 4PL डिवाइड बाय D1 D2 E, है ना। और इस पे से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। A mild steel bar, circular in cross section, tapered from 40 mm, diameter to 20 mm diameter, over its length of 800 mm. It is subjected to an axial pull of 20 kN. कैपिटल E की वैल्यू दी हुई है आपको 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। पुल आपको दिया हुआ 20 kN का, कैपिटल E दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। The increase in the length of the rod will be, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, उसी के फॉर्म में आपको आंसर लेके आना है। ऑप्शन नंबर ए है 1/10 पाई, ऑप्शन नंबर 2 है 2/5 पाई, ऑप्शन नंबर सी है 4/5 पाई, एंड ऑप्शन नंबर डी है 1/5 पाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाक से। सेकेंड ऑप्शन है 2/5 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूं क्वेश्चन में, यहाँ पे ये D1 कितना दिया हुआ है, 20 mm का है क्या, ये वाला स्मॉल वाला, और बड़ा वाला जो 20 दिया है वो भी 40 mm का। लेंथ कितनी दी हुई है, 800 mm। ठीक है, और आपको निकालना है कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है ना। तो आप आसानी से निकाल सकते हो डेल्टा इक्वल टू
4। पी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? कुल कितना गिवन है? 20 का किलो न्यूटन में 20 × 10 की पावर 3 इंटू एल की वैल्यू कितनी है आपके पास? 800 mm। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो आपका पाई इंटू d1 कितना है आपके पास? 20, d2 कितना है आपके पास? 40 और e की वैल्यू है 2 × 10 की पावर 5। ठीक है, यहाँ से देखो 1 0 1 0 ये गया और 1 0 ये गया तो 10 की पावर 5 ये चली गई। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इस 8 से 5 आ गया, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया और इससे आपका ये 2 आ गया, तो डेल्टा इसको तो क्या आ जाएगा? 2 / 5 पाई mm। ठीक है, ये है ऑप्शन पर। हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट केस। पेज नंबर 5 में लिखना स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार। केस 5 स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। ठीक है, आपका कुछ इस तरीके से है, आपका इसके बीच में ये आपका सॉलिड स्ट्रक्चर है और दो आपके ट्यूब लगे हुए हैं, एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब ये है। यहाँ से आपने इसको पुल कर दिया और आपको बताना है कि इसका कितना स्ट्रेस आएगा, इसका कितना स्ट्रेस आएगा। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। ठीक है, ट्यूब है ये भी आपका ट्यूब है। तो आपको बताना है स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल पी लग रहा है तो आधा पी यहाँ जाएगा और आधा पी यहाँ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। हमको नहीं पता कितना कितना ट्रांसफर करेंगे ये दोनों लोड, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 + P2। इस पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा? मान लो ये 1 वाला पॉइंट है तो इस पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा? P1 L तो इसका दोनों का सेम है डिवाइड बाय AE। ठीक है, अच्छा इस वाले पे यदि हम बात करते हैं सेकंड वाले में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी, P2 L डिवाइड बाय A डिवाइड बाय E, है ना। A1 और A2 भी कर सकते हो इसको, E सेम है यदि मटेरियल का, यदि E भी चेंज है तो E को भी चेंज कर लो। L भी चेंज हो गया मान लो, E को भी चेंज कर दो, इसको भी चेंज कर दो, इसको भी चेंज कर दो, सब कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन ये अलग-अलग लोड ट्रांसफर करेंगे, लेकिन टोटल लोड कितना ट्रांसफर कर रहा है इस पे? P लोड। आप हो सकता है आधा यहाँ पर जाए, आधा यहाँ पर जाए, नहीं पता कितना कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। लेकिन इस लोड के कारण डिफॉर्मेशन तो एक सा आएगा, मतलब जितना डेल्टा 1 होगा उतना ही हमारा डेल्टा 2 आएगा डिफ्लेक्शन। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इन दोनों को इक्वल कर दो। P1 L1 = A1 E1 और P2 L2 डिवाइड बाय A2 E2। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो और P1 और P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना कितना लोड ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो P1 कितना जाएगा आपके पास? P1 का फार्मूला देखो, आपके एग्जाम पे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए P का फार्मूला। तो P A1 E1 डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा? A1 E1 + A2 E2। ठीक है, यहाँ पर टोटल P आएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं P2 कितना आएगा, तो P2 कितना जाएगा? A2 E2 डिवाइड बाय A1 E1 + A2 E2। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए कि ये दोनों कितना कितना लोड ट्रांसफर कर रहा है, लोड ट्रांसफर कर रहा है तो डिवाइड बाय एरिया कर देना, स्ट्रेसेस मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 8 पॉइंट लिखना, 7 पॉइंट आपका हो गया, 8 पॉइंट पे लिखना स्ट्रेसेस ड्यू टू टेम्परेचर। स्ट्रेसेस ड्यू टू टेम्परेचर, स्ट्रेसेस ड्यू टू टेम्परेचर। इस पर 3 केस है। सबसे पहला केस है आपका जब आपका जो आपकी बॉडी है पूरी तरीके से क्या है? फ्री है मूव करने के लिए, है ना। और आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, उस टाइम पे कितना डिफ्लेक्शन उस पर आएगा। तो सबसे पहला केस लिखना, बार केप्ट फ्रीली ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये सरफेस जो है आपकी फ्रिक्शनलेस सरफेस है और आपको बताना है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इस पर कितना डिफ्लेक्शन आएगा इस बॉडी पर। ठीक है, और बॉडी कैसी है? फ्री है मूव करने के लिए, सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस है। तो इस कंडीशन पे क्या इस पे स्ट्रेस जनरेट होगा?
है ना। तो स्ट्रेस की वैल्यू इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़े या घटे, स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी आपको क्या, 0 मिलेगी। ठीक है। स्ट्रेन कितना आ जाएगा इस पे, तो स्ट्रेन इस पे आ जाएगा आपका अल्फा डेल्टा टी के बराबर। स्ट्रेन कितना जाएगा इस पे, अल्फा डेल्टा टी के बराबर। और इस पे जो डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन कैसे मिल जाएगा आपको, डिफ्लेक्शन आ जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर। तो ये आपको याद रखना। तो ये यदि आपसे पूछ लेगा कि फ्री बॉडी है तो इस पर डिफ्लेक्शन जो आएगा वो कितना आएगा, एल अल्फा डेल्टा टी। डायरेक्ट जो याद करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। यदि इस तरीके का केस है तो उस पे स्ट्रेस की वैल्यू 0 मिलेगी, और जो डिफ्लेक्शन है एल, ये तो हमेशा हर केस के लिए होता है डिफ्लेक्शन, है ना। स्ट्रेन की वैल्यू आपको ये मिलेगी। सेकंड केस के लिए हम बात करते हैं। अब आपने क्या कर दिया, इसको फिक्स्ड कर दिया इसके एंड से, है ना। इसके एंड से आपने क्या कर दिया, इसको फिक्स्ड कर दिया। सेकंड केस में ना रीस्ट्रेन एट द एंड, रीस्ट्रेन एट द एंड, रीस्ट्रेन एट द एंड, ठीक है। अगर ये नहीं होता, अगर ये वाला एंड नहीं होता तो ये कुछ इस तरीके से आगे चला जाता, रिस्ट्रेन एट बोथ एंड्स, है ना। अभी हमने इस पे हाँ दोनों साइड से कर दिया हमने, ठीक है। यदि हम सिर्फ एक साइड की बात कर रहे हैं, यदि ये वाला एंड नहीं होता और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता तो ये कुछ इस तरीके से होता, मतलब कुछ ना कुछ इस पर रिएक्शन लग रही होगी यहाँ पर जो इसको बैलेंस कर देगी, है ना। तो देखो इस पे कितना जाएगा, अब इस पे बताओ, जब ये दोनों साइड से फिक्स्ड है तो इस पे स्ट्रेन कितना आएगा, सर स्ट्रेन नहीं है, रीस्ट्रेन है ये दोनों साइड से, है ना। तो इस पे स्ट्रेन कितना आएगा, स्ट्रेन नहीं आएगा, 0 स्ट्रेन नहीं आएगा, स्ट्रेन नहीं आएगा। तो स्ट्रेस तो आएगा, हाँ स्ट्रेस स्ट्रेस कितना आएगा, स्ट्रेस कितना आएगा, तो स्ट्रेस आएगा E अल्फा डेल्टा टी के बराबर, E अल्फा डेल्टा टी के बराबर, ठीक है। अच्छा, और डेल्टा कितना आएगा, L अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और ये डिफ्लेक्शन को कौन रजिस्टर, ये वाला, ये जो R है ये एक्चुअली में है क्या, PL/A ही है, इतना डिफ्लेक्शन आता है इसका। तो यदि हम इसको लिखना चाहें तो ये डिफ्लेक्शन की जगह क्या पुट कर सकते हैं, RL/A, ये रजिस्टर कर रहा है इस L अल्फा डेल्टा टी को, ये स्ट्रेन जो आपकी आ रही थी इसको ये रजिस्टर कर रहा है एक्चुअली, है ना। तो ये यील्ड होने के कारण आपको स्ट्रेन नहीं मिल रही है, ये याद रखना है आपको, याद ये रखना है कि स्ट्रेस आपको कितनी मिलेगी, ये मिलेगी बस, ठीक है। नेक्स्ट केस है, थर्ड केस है आपका when bar is yielded, when bar is yielded, मतलब फिक्स्ड तो है लेकिन आपका चांसेस है कि वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है ना, yielded हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको स्ट्रेस भी मिलेगी, स्ट्रेन भी मिलेगी। अब स्ट्रेस कितनी मिलेगी, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख लो, L अल्फा डेल्टा टी माइनस x E डिवाइड बाय L, ठीक। और आपको जो स्ट्रेन मिलेगी, स्ट्रेन कितनी मिलेगी, x बाय L के बराबर। अब यहाँ पर दिमाग में आएगा कि x क्या है, देखो सारी चीज पर L पता है, अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट, है ना, थर्मल कोफिशिएंट होता है ना। उसके बाद डेल्टा टी पता है आपको, टेम्परेचर कितना आपका चेंज हो रहा है वो, ये नया टर्म लिखा हुआ है x, तो कितना एक्सपांड हो रहा है वो, है ना, तो कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना एक्सपांड हो रहा है, वो हमारा क्या है, x, ठीक है। इसका डायग्राम बताऊं मैं, यदि ये यील्डेड है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से है तो फिक्स, लेकिन कुछ कंडीशन इस तरह से हो सकती है कि कुछ इस तरीके से क्या हो सकता है, ये यहाँ तक था तो कुछ इस तरीके से इतना डिफ्लेक्ट हो सकता था, इतनी लेंथ में इस पे इंक्रीज आ सकती थी अगर ये नहीं होता तो। लेकिन कुछ यील्ड हुआ है, मतलब ये पहुंचा कहां तक है, ये यहाँ तक पहुंचा है यील्डिंग के कारण, ये बात। तो ये वाला जो पोर्शन जितना ये बढ़ गया, ये क्या है आपका x, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाक से, तीनों केस भी आई हैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस में। तो यदि फ्री होगा तो ये हो गया 8th वाले में पहला केस हो गया, सेकंड केस वही बताना है। चलो बढ़िया, लिखना इस पे, कंपोजिट बार सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंपोजिट बार सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंपोजिट बार सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से बार में, यदि दो कंपोजिट बार है तो किसमें कंप्रेशन आएगा, किसमें टेंशन जनरेट होगा, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पर पूछा जाता है ना। तो सबसे पहला टेम्परेचर यदि इंक्रीज हो रहा है, पहला केस है आपका 8 के सेकंड पॉइंट में आपने एक पॉइंट ले लिया, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, ये आपका कंपोजिट बार है कुछ इस तरीके से,
ये है बार 1 और ये है बार, ठीक है। तो आपसे बोलेगा टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण एक आपका हो सकता है किसका बना है आपका ये ABS, है ना। कैसे याद करते हैं इसको थर्मल कोएफिशिएंट को, ABS से। ए क्या होता है, ये क्या होता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम और भी ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज और स्टील हो गया, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, इसका अल्फा सबसे ज्यादा होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है, ठीक है। तो एक आपका हो सकता है एल्यूमिनियम का बना और दूसरा आपका किसका बना है, ब्रास का। अब बोलेगा आपसे कि किसमें आपका कंप्रेशन आ रहा है और किसमें आपका टेंशन आ रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण, बताओ किसमें आएगा। तो एल्यूमिनियम मतलब इसका अल्फा ज्यादा है, मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ, नाम नहीं दे रहा हूँ मैं, इसका अल्फा 1 और इसका है अल्फा 2 और अल्फा 1 की वैल्यू ग्रेटर है अल्फा से। उस कंडीशन पे किसमें टेंशन आएगा, किसमें कंप्रेशन आएगा, ये आपको बताना है, बता सकते हो। तो अल्फा 1 में कंप्रेशन आएगा, है ना, जिस पे अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा एक्सपांड करेगा, है ना। इसका यदि हम डायग्राम बनाएं कुछ इस तरीके से, तो इसका अल्फा ज्यादा है तो ये एक्सपांड भी ज्यादा करेगा, ये यहां तक एक्सपांड किया, और ये इसका अल्फा कम है तो ये कम एक्सपांड करेगा, ये कहां तक एक्सपांड किया, सपोज दैट ये यहां तक एक्सपांड किया, ये यहां तक एक्सपांड किया, क्योंकि इसका अल्फा कम है, ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2 और तो इनकी क्या, ये आपकी आगे चली गई, आपकी पीक से है। यदि इसकी ओरिजिनल पोजीशन देखोगे तो ओरिजिनल पोजीशन इसकी यहां से है, यदि मैं इसकी ओरिजिनल पोजीशन बनाऊं तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये यहां से है, ठीक है। अब यदि इसकी ओरिजिनल पोजीशन आपने देख लिया, मतलब ये आगे चला गया था, ये इसको क्या करेगा, पीछे लाने की कोशिश करेगा और ये इसको आगे जाने के लिए बोलेगा, तब जाके फाइनल पोजीशन बनेगी। तो बार 1 पे एक्चुअली में क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, और बार 2 पे क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर जब आपका डिक्रीज होगा, टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो क्या बन जाएगा आपका, सेम केस में यदि हम बना दो, इसको बना लो फटाक से, बना लिया, इसको हटा लो। अब अल्फा 1 कम है तो ये यहीं तक रह जाएगा आपका, और ये वाला किस कहां तक चला जाएगा, आगे तक चला जाएगा। अब इसके ओरिजिनल पोजीशन देखोगे तो ये है, जब टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस कंडीशन पे इसको आगे जाने को बोलेगा और ये इसको पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा। तो इस वाले बार में यहाँ पे क्या जाएगी, टेंशन, और यहाँ पे क्या जाएगा, कंप्रेशन, ठीक। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे और टेम्परेचर डिक्रीज होने पे क्या इफेक्ट आएगा आपको पता चल गया। अब वो आपसे एग्जाम पे यहाँ पर बोल देगा ये एल्यूमिनियम है, ये स्टील का है, तो किस में टेंशन आएगा और किस में कंप्रेशन आएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइजन्स रेशो। क्या होता है पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो क्या होता है बता सकते हो, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट जल्दी बताओ, इसको किससे शो किया जाता है, म्यू से शो किया जाता है, या बाय एक्स की जगह पे शो होता है ना। क्या होता है, माइनस के साथ, या माइनस लगाना लगाओ नहीं लगाना, लेटरल स्ट्रेन अपन लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। ये होता है आपका पॉइजन्स रेशो। अब यदि हम बात करते हैं, ये आपका एक बार कुछ इस तरीके से, इसको मैंने यहाँ पे सिग्मा एक्स लगा दिया, तो सिग्मा एक्स यदि हम बात करते हैं, है ना, कि एक्स डायरेक्शन पे स्ट्रेन, या बात करते हैं एक्स डायरेक्शन पे स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स डायरेक्शन पे स्ट्रेन कितना आएगा, इस पे स्ट्रेन कितना, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं सिग्मा एक्स आएगा डिवाइड बाय ई, है ना। अब यदि मैं बात करता हूँ वाई डायरेक्शन पे स्ट्रेन कितना आएगा इसके कारण, तो अब ये देखो ना, ये यदि बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपको निकालनी है वाई पे, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपको पता होगा, म्यू पता होगा, तो आप निकाल सकते हो, लेटरल स्ट्रेन निकाल सकते हो, है ना। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ माइनस आप म्यू कर लो यहाँ पर इनटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय ई, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय, ठीक है, ये आएगा। ऐसे यदि जेड डायरेक्शन निकालना है यदि तो म्यू का ये समझ में आ गया। इसके कारण आप यहाँ पर भी स्ट्रेन निकाल सकते हो और जेड डायरेक्शन पर, लेटरल डायरेक्शन पर भी आप स्ट्रेन निकाल सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनटू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय, ठीक है। अब यदि मैंने यहाँ पर भी लोड लगा दिया, और मैंने यहाँ पर भी लोड लगा दिया, अब मेरे को बताओ
स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा? यहाँ पर मैंने लगा दिया सिग्मा बाय। अभी तो मैंने देखा था जब मैंने यहाँ पर स्ट्रेस लगाई तो तीनों डायरेक्शन पे आपने स्ट्रेन निकाल दिया। अब मैंने बताया सिग्मा वाई भी लगा हुआ है, तो सिग्मा वाई भी जब लगा हुआ है तो आप मेरे को बताओ कि एक्स डायरेक्शन पे कितनी स्ट्रेन आएगी? सिग्मा एक्स बाय सिग्मा एक्स डिवाइड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा वाई डिवाइड बाय ई, ठीक है। और यदि मान लो जेड डायरेक्शन पे भी लगा हो तो माइनस म्यू सिग्मा जेड डिवाइड बाय। ऐसे यदि हम यहाँ पर निकालना चाहें तो क्या जाएगा? सिग्मा वाई डिवाइड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय ई। ठीक है, समझ में आ गया? 3D के लिए बना लोगे, 2D के लिए बना लोगे, बना लो फटाक से। ये यूज हो गया, समझ में आ गया होगा आपको कि पॉइजन रेशियो का यूज किस तरीके से करना है हमको। ठीक है, लैटरल स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल लोडिंग में। ठीक है, चलो इसको फटाक से नोट करो। इसकी वैल्यू होती है पॉइजन रेशियो की अलग-अलग मटेरियल के लिए अलग-अलग, है ना। तो वैल्यू कई बार एग्जाम पे आ जाती है, उसको नोट कर लो। कई बार तो एग्जाम में पूछ लेगा इसकी रेंज कितनी होती है, तो इसकी पॉइजन रेशियो की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? -5 टू 0.5। लेकिन इंजीनियरिंग मटेरियल सब जगह के लिए है ना। लेकिन इंजीनियरिंग मटेरियल में यदि हम बात करेंगे तो इंजीनियरिंग मटेरियल में 0 से लेकर 0.5 तक जो नेगेटिव वाली वैल्यू आती है पॉइजन रेशियो तो जनरली किसके लिए होती है? पॉलीमर के लिए, है ना। 0 जो होती है किसके लिए होती है? कॉर्क के लिए, है ना। अच्छा, उसके अलावा जो अपने यहाँ मटेरियल यूज होते हैं उनकी वैल्यू लिख लो। सी से 3C सबसे पहले मैंने लिखा है। सबसे पहले कॉर्क के लिए वैल्यू क्या होगी आपकी? 0। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो कंक्रीट की वैल्यू कितनी होती है आपकी पॉइजन रेशियो की? 0.1 से लेकर 0.2 तक। और नेक्स्ट आपके पास कास्ट आयरन की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? 0.2 से 0.3 तक। ठीक है, तो 3C आपको याद हो गए। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो आपका क्या जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास स्टील। अब स्टील की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? यहाँ पर 0.2 से 0.3 छोड़ा है तो 0.27 से कर दो। 0.27 से लेकर 0.3 स्टील हो गया। इससे ज्यादा किसकी मिलेगी आपको? एल्यूमिनियम की मिलेगी। एल्यूमिनियम कितना होता है? 0.33। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो रबर की कितनी होती है आपकी? 0.45 के समथिंग, है ना। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है तो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल या रबर कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक है, यहाँ पर 0.45 से 0.5 था। तो ये सारी की सारी आपको याद होगी पॉइजन रेशियो की वैल्यू। ठीक है, तो 3C ये याद कर लो। इसके बाद आप स्टील, एल्यूमिनियम, रबर और परफेक्टली हो गया आपको इलास्टिक मटेरियल, तो आपको हो जाएगा 0.5 तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 9वां पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। 10th पॉइंट पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड बल्क मॉडुलस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड बल्क मॉडुलस। अब देखो पॉइजन रेशियो से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम पर, तो इसके क्वेश्चन बन जाने चाहिए। अभी रिलेशन पढ़ेंगे अपन अलग अलग चीजों का, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि पॉइजन रेशियो के साथ रिलेट करके क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट है हमारा? नेक्स्ट 10 लिखना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड बल्क मॉडुलस। वॉल्यूमेट्रिक तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? क्या होता है? किससे शो करते हैं? EV से, है ना। तो एक्चुअली में ये आएगा क्या? EX प्लस EY प्लस EZ एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y एप्सिलॉन z। कैसे? आप यहाँ पर डायग्राम बना सकते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यदि आपको दिखाना है तो कितना कितना चेंज आएगा। कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम है 3D में, और इसके कारण कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस यहाँ पर लगी हुई है। ये यहाँ पर इसके कारण आपको बताना कि कितनी कितनी स्ट्रेन जनरेट हो रही है। तो x डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगी वो, y डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगी वो, z डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगी वो, है ना। अब आप क्या कर लो? EX की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? EX की वैल्यू अभी बताइए पॉइजन रेशियो में कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पर मान लो सिग्मा x लगा हुआ है, ये सिग्मा y लगा हुआ है और ये सिग्मा z लगा हुआ है। कितनी आ जाएगी वैल्यू? सिग्मा x डिवाइड बाय e माइनस म्यू सिग्मा y डिवाइड बाय e माइनस म्यू सिग्मा z डिवाइड बाय e। ऐसे ही आप इसके लिए निकाल सकते हो, ऐसे ही आप इसके लिए भी निकाल सकते हो, है ना। जिसका फाइनल फार्मूला बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा? सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाय e। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है।
ये हो गया। नेक्स्ट लिखना बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किससे शो किया जाता है इसको? के से, है ना। अब यदि डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करेंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जो हमने ये डायग्राम बनाया, अब देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बल्क मॉडुलस में कुछ इस तरीके की हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन बनती है। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब इस पर भी मतलब उस पर कंप्रेसिव नेचर का लोड लगा हुआ है तीनों डायरेक्शन से, जेड जेड जेड, मतलब जहां जहां पे सिग्मा है, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड लिखा हुआ वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? पी पी पी, क्योंकि इनकी लोडिंग की कंडीशन तो सेम है, सब सारी साइड से हमारा पी लोड लग रहा है, एक्स डायरेक्शन से भी, वाई डायरेक्शन से भी और जेड डायरेक्शन से। तो यहां पर यदि मैं निकालना चाहूं इसका रिलेशन, तो यहां पर वैल्यू पुट करूंगा इस वाली इक्वेशन में पी पी पी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? Eb इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? पी पी पी, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3p हो जाएगा। अच्छा, और ये कंप्रेसिव नेचर पे तो माइनस भी लगा सकते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा -3p डिवाइड बाय 1 - 2 डिवाइड बाय e, ये आएगा। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? p, पहले से डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू, है ना, और कैसे नेचर की है? माइनस, और यहां से मैंने इसकी वैल्यू उठाई -3p, ठीक है, 1 - 2 म्यू, और ये चला गया e ऊपर, तो p से p कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी चला गया, तो k का एक रिलेशन आ गया e के साथ, 1 - 2 म्यू। ये रिलेशन देखा आपने? या इस तरीके से होगा e = 3k, 3p है ना साथ में, 3k 1 - 2 म्यू। ये रिलेशन देखा आपने? यस सर। तो ये रिलेशन भी डिराइव कर दिया बल्क मॉडुलस से।